तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो सभी आ चुके हैं तो जल्दी से थम्स अप करिए फास्ट। सभी आ चुके हैं, जल्दी से थम्स अप करिए फास्ट। गुड आफ्टरनून धनंजय, बिल्कुल आइए फास्ट, जल्दी से आइए। तो देखिएगा, कल आपने क्वेश्चन करे तो बहुत से क्वेश्चन आपको दिखे थे कि बहुत कुछ अलग है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन है जो कि आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे हैं, तो उनको आपको नोट करना है। और साथ साथ मैं बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके नोट में ऐड करना है। क्लियर हुआ? फास्ट जल्दी से आइए स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मयंक। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका? गुड आफ्टरनून नवीन। ओके, आ चुके सभी। तो देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन था, यही था आपका। सॉइल वाज टेस्टेड इन नेशनल रिसर्च सेंटर। दोबारा इसको डिस्कस करते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन को। एंड इट इज इट्स लिक्विड लिमिट वाज फाउंड टू 15% एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाज फाउंड टू बी 3%। लिक्विड लिमिट सर क्या है? सर WL होती है हमारी लिक्विड लिमिट, बिल्कुल सही, 15%। एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स सर है कितना? IP 3%। तो अकॉर्डिंग टू द कैसाग्रांडे प्लास्टिसिटी चार्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज दिस? तो आपको बताया था, हेलो, देखिए आपको बताया था, गुड आफ्टरनून जितेंद्र, कि अगर आईपी की वैल्यू प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग लेस देन 4 होगी तो क्या बोलेंगे सर? ML, मतलब लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो कहीं दिख रहा है यहाँ पे ML? बिल्कुल है सर आंसर। तो आंसर क्या हो गया? ए। बताया था आपको, इफ द आईपी इज बिटवीन 4 to 7%, तो उसमें क्या होता है सर? ड्यूअल सिंबल यूज लेते हैं। ड्यूअल सिंबल मतलब दो सिंबल का यूज किया जाएगा, CL और ML। क्या सिंबल होंगे वो? CL और ML होंगे। इसी तरह से if the IP is less than 4%, then we can use ML, low compressible silt। लो कंप्रेसिबल सिल्ट। M is represented for the, सर सिल्ट को बोलते हैं, और L हमारे को बताया सर किसको बोलते हैं? लो कंप्रेसिबल। लो कंप्रेसिबल, ठीक है? क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी थम्स अप करिए फास्ट। ओके धनंजय, ओके डन। तो देखिएगा, आते हैं दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका है 40 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए लास्ट 20 सेकंड्स मिलेंगे आपको, फास्ट करिए। अ गिवन सॉइल सैंपल हैज द फॉलोइंग गिवन साइज एनालिसिस। लेस देन 2 mm कितने हैं पार्टिकल? 80%। 0.6 mm से कम सर 60%। 75 mm से कम, 75 माइक्रोन से कम 30%। और 2 माइक्रोन से कम सर 2%। और 5 माइक्रोन से कम 10%। तो क्या हुआ आंसर? जल्दी से फास्ट आंसर आना स्टार्ट होगा। धनंजय, राजकुमारी एंड स्टॉप एंड प्रद्युमन। ओके बिल्कुल सही है। भाई कहना क्या चाह रहा है? बिल्कुल बिना देखे अपन बोल सकते हैं कि अगर सभी किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर हर साइज का पार्टिकल प्रेजेंट है सर, उसको क्या बोलते हैं? वेल ग्रेडेड बोलते हैं। सभी को पता है तो क्या बोलेंगे सर? वेल ग्रेडेड बोलेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? बेसिक सा है कि सर आंसर होना चाहिए आपका C। क्लियर हुआ सभी को? ऑल पार्टिकल आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है कि किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर अगर सभी तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है, ये देखिए सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे अपन सर? इसी को तो बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। बिल्कुल बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर ये लिखता ओनली एक ही साइज के पार्टिकल, तो अपन क्या बोलते सर? ये हो गई आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। क्या हो गई सर? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हो गई। डन। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई विल गिव यू ओनली 10 सेकेंड्स। 10 और नहीं 20 सेकेंड्स। चलिए स्टार्ट करिए फास्ट। एज पर द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल फास्ट। सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल फास्ट। आंसर आना स्टार्ट हो गया। प्रद्युमन, धनंजय, नवीन, राजकुमारी, लास्ट 5 सेकंड जल्दी से स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स फास्ट एंड योर टाइम स्टॉप। देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके सर, अब तो देखते ही क्वेश्चन बन पा रहा है। कैसे? सिल्टी सैंड बोला है तो बताया था कैसे नोमेनक्लेचर जो होता है ये उल्टा चालू होता है। सिल्टी सैंड, तो सर ये क्या है? M इज रिप्रेजेंटेड फॉर सिल्ट, बिल्कुल सही है। S फॉर सैंड, तो कौन सा हो गया? सिल्टी सैंड। C हो गया सभी का? सभी का C हो गया, बिल्कुल सही है, सिल्टी सैंड। ठीक है। ये क्या होता है सर? ये वेल ग्रेडेड सैंड होता है, ये पुअरली ग्रेडेड सैंड होता है, और क्लेई सैंड होता है। ये क्या होता है? क्लेई सैंड। सभी का नाम समझ में आ गया? वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड और क्लेई सैंड। यहाँ पूछ रहा है सर सिल्टी सैंड। सिल्ट डिनोट करते हैं सर M से, सैंड को बोलते हैं S। लिखते कैसे हैं? उल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आई विल गिव यू ओनली 20 सेकेंड्स एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए फास्ट। ग्रुप सिंबल असाइन टू अ सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड। सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड, जल्दी से बताइए फास्ट। आंसर आना स्टार्ट हो गया। बी, ए, धनंजय का ए। अरे बेटा इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है 42 में? प्रद्युमन का बी, धनंजय का ए, नवीन का बी, राजकुमारी का सी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इतना कैसे आ रहा है? बताया तो है आपको सभी का आंसर भाई। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, केवल डी ही बचा। डी किसने नहीं लिखा? बस इन तीनों में से आप बता रहे हैं। बात हो रही है सिल्टी सैंड। सर सिल्ट नोट करते हैं एम और सैंड बोलते हैं एस, बिल्कुल सही है। क्ले सैंड से क्ले होता है सी और सैंड होती है एस। तो क्या बताया, जब भी नॉमेनक्लेचर, जब भी नाम होता है तो कैसा देते हैं सर? उल्टा। तो सिल्टी सैंड ऐसे लिख देंगे। और क्लेई सैंड, तो एस एम एन एस सी कहाँ है बेटा? सी में ही तो है, सी में ही तो। ये थोड़ी हो गई, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। धनंजय का भी गलत था, नवीन का भी गलत था, ठीक है, प्रद्युमन आपका भी गलत था। क्लियर हुआ? सिल्टी सैंड उल्टे से चलते हैं, क्लेई सैंड, समझ में आ रहा है? देखो उल्टे से चलते हैं, सिल्टी सैंड और ये क्लेई सैंड। डन? सभी को क्लियर? फास्ट, ओके। देखिएगा आप, बताइए फास्ट। ओनली 20 seconds and your time starts now. For uniformly coefficient, uniformity coefficient for best filter medium sand, best filter medium sand। सर ये तो इसका क्वेश्चन है ही नहीं भाई, ये क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंट का। वहां पे होता है फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, और एक कौन सा होता है आपका? स्लो सैंड फिल्टर। तो उसके बारे में पूछ रहा है पर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, इसलिए इसको इसमें अपन ने प्लेस कर दिया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कितना होता है जल्दी से? किसी का भी आंसर आया है? 2, बिल्कुल सही है। कितना होता है सर? होता है 2, ये होगा, याद रखिएगा। बेस्ट फिल्टर मटेरियल के लिए कितना होना चाहिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट? सर 2 होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, 43 के बाद चलते हैं 44 के ऊपर। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका शेयर स्ट्रेंथ से आ चुका है, ठीक है। फिर भी बताइए, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। डायलेटेंसी और सबमर्जेंस करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड ओनली। एसपीटी की बात कर रहा है, ठीक है, एसपीटी टेस्ट की बात कर रहा है। डायलेटेंसी करेक्शन होता है उसमें, ओवरबर्डन करेक्शन होता है, दो होता है, एक तो ओवरबर्डन और एक डायलेटेंसी करेक्शन। डायलेटेंसी करेक्शन कब अप्लाई करेंगे? जब एन की वैल्यू क्या हो? एंड योर टाइम स्टॉप। देखते हैं किस किस का आंसर आया, किस किस का आंसर आया देखते हैं। नवीन बोल रहे हैं सर होगा 43 का बोल रहे हैं, 43 44 का बोल रहे हैं ए, बिल्कुल। और जितेंद्र बोले 30 mm। 30 mm कहां से आ गया? प्रद्युमन बोल रहे हैं ए, जितेंद्र बोल रहे हैं ए, बिल्कुल सही है। अगर देखिए एसपीटी टेस्ट के अंदर दो करेक्शन होते हैं, एक तो होता है ओवरबर्डन और एक होता है डायलेटेंसी, ठीक है। तो कब यूज करते हैं? जब N1 की वैल्यू, ओवरबर्डन करेक्शन की वैल्यू क्या हो? 15 से ज्यादा आएगी। इफ द वैल्यू ऑफ ओवरबर्डन करेक्शन इज ग्रेटर देन 15 देन विल बी यूज द डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर, अदरवाइज वी विल डोंट यूज द डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर। क्लियर हुआ सभी को? याद रखिएगा, और इसको अच्छे से देखेंगे जब अपन इस चैप्टर पे आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अभी इतना याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो वहां भी अच्छे से डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। बताइए फास्ट, ओनली 20 seconds and your time starts now। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट, बिल्कुल बिल्कुल 350 होगा, सिग्मा +7 होता है, बिल्कुल सही है, 75। हाँ, लास्ट 5 सेकेंड। कंसिस्टेंसी लिमिट मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। स्टॉप, टाइम ओवर हो गया आपका। देखिए किस किस का आंसर आ गया? धनंजय, प्रद्युमन, राजकुमारी, नवीन, मयंक, सभी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सर ये बात कर रहा है कंसिस्टेंसी लिमिट की, तो प्लेट लोड टेस्ट तो शियर स्ट्रेंथ, ओडोमीटर टेस्ट किसके लिए होता है सर? स्पीड वाला। हाइड्रोमीटर आपका मॉइस्चर के लिए होता है। कैसरग्रांडे लिमिट जो होती है, तो कैसरग्रांडे लिमिट एपरेटस जो होता है, कैसरग्रांडे एपरेटस किसके होता है? कंसिस्टेंसी लिमिट के अंदर, ठीक है। लिक्विड लिमिट ही तो हो गई, कंसिस्टेंसी लिमिट के अंदर कौन सी आती है सर? लिक्विड लिमिट। तो कैसरग्रांडे एपरेटस लिक्विड लिमिट के लिए। हाइड्रोमीटर होता है आपका कौन सा एनालिसिस होता है सर? ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर होता है, पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर। क्लियर हुआ? हाइड्रोमीटर। डन सभी को? सी होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 76 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देंगे आपको 30 सेकंड्स, ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करिए। 76, इन अ सॉइल स्पेसिमेन 60% of the soil particles passing through 7.4.75 mm sieve and 40% of particles passing through
75 micron Cu. Its uniformity coefficient is 5 and coefficient of curvature is 4. As per the IS classification, the soil is classified as. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, एंड योर टाइम स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखिएगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। ठीक है, आंसर कितना आया देखिए नवीन का 46 का आंसर देख रहे हैं, प्रद्युमन ए दे रहे हैं, नवीन दे रहे हैं बी। देखिए कंफ्यूजन है, एक बोल रहा है ए और एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बी होगा। बाकी स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोल रहे क्या? बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? राजकुमारी बोल रही है ए, तो मेजोरिटी थोड़ी सी ए पे आ रही, देखिए क्या बोल रहे हैं। कोई एक सॉइल स्पेस जो 60% पार्टिकल पास करके किससे 4.75 MCU से 60% पार्टिकल पास करके सर अगर रिटेन करते, अगर आप यहाँ पासिंग के जगह आप रिटेन बोलते तब मैं बोलता ग्रेवल होगा। अगर पास कर गए तो मैं क्या बोलूंगा? तो सर यहां से समझ में आ रहा है क्या होगा? सैंड होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ISC एंड 40% पार्टिकल आर पासेस, 40% ही पार्टिकल पास के मतलब लेस देन 50% है। लेस देन 50% है मतलब वो कोर्स ग्रेन में ही आ रहा है। तो कोर्स ग्रेन में सर क्या होते हैं? ग्रेवल और सैंड होता है। ग्रेवल कब होता है? अगर 4.75 MCU के ऊपर अगर 50% ज्यादा पार्टिकल रुक गए, रिटेन हो गए, तब बोलेंगे ग्रेवल। अगर उससे ज्यादा पास हो गए, 50% ज्यादा पास हो गए, तो क्या बोलेंगे सर? सैंड होगा। तो यही तो बोला अपन ने, सैंड हो गया यहाँ से। तो जो ग्रेवल वाले थे बेटा, ग्रेवल वाले तो गलत हो गए। तो अब देखिए, अब सैंड के अंदर अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर, सैंड सैंड में हो सकता है हमारे को कि यहाँ पे दो तरह की सैंड देखी, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। अब आते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, सर सीयू पे आते हैं। लिखिए सर सीयू। कर्वेचर, सर कर्वेचर हो गया, ये भी आपके सामने है। अब है कि जब अगर CU इज ग्रेटर देन 4 और CU इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे बोलेंगे ग्रेवल। ग्रेटर देन 4 होता है ग्रेवल बोलते हैं, और ग्रेटर देन 6 होगा तो अपन सैंड बोलेंगे। ठीक है, अब बात क्या आ रही है, पर सीसी भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से, सीसी की वैल्यू सर 1 से 4 3 के बीच में होनी चाहिए। तो ये क्या है? 4 है, तो उसको पुअरली ग्रेडेड बोलेंगे, तो वेल ग्रेडेड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पुअरली ग्रेडेड बोलेंगे। क्लियर हुआ? आंसर क्लियर हुआ सभी का? ए होगा। क्लियर हुआ सभी का? नवीन क्लियर? धनंजय ओके? कोई डाउट है तो पूछिए फास्ट। यहाँ पे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि सीयू सर 5 दे रखा है। ठीक है, तो 5 के अलावा तो ग्रेवल आना चाहिए, पर इस तरह ध्यान नहीं देना है। उधर से देखो मेजोरिटी कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे यहीं से अपना स्टैंड आ चुका है। अब इस पे अपन ध्यान दे सकते हैं कि सर ये इससे अपन क्या कंपेयर करते हैं। जब यार इसको देखेंगे ही क्यों, जब इधर दिख रखा है कि सीयू कैसा है। सर सीयू कैसा है? अगर अपनी लिमिट से एक्सीड कर रहा है। सीसी कैसा है? अपनी लिमिट से एक्सीड कर रहा है, मतलब 3 से ज्यादा आ रहा है, 4 है, मतलब क्या हो गया? पुअरली ग्रेडेड हो गया। पुअरली ग्रेडेड को पी से डिनोट करते हैं, सॉइल आर पुअरली ग्रेडेड, सैंड आर पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिएगा, 30 सेकेंड्स का टाइम है। नहीं सॉल्व होगा तो और थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करेंगे। न्यू टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, अ सॉइल वाज टेस्टेड फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लिक्विड लिमिट इज 20% एंड द प्लास्टिक लिमिट इज 14%। द ग्रुप सिंबल फॉर दिस सॉइल वुड बी। क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्या बोल रहे हैं कि सर यहां से कहना चाह रहे हैं नवीन, क्या अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए डी। बाकी स्टूडेंट्स फास्ट, लास्ट 5 सेकेंड, 4 3 2 1 स्टॉप। देखिए किसका आंसर आ गया? धनंजय। धनंजय का आंसर आ चुका है। प्रद्युमन बोल रहे हैं सर सी होगा आंसर। धनंजय बोल रहे हैं आपका आंसर डी होगा। नवीन बोल रहे हैं डी होगा। ठीक है, जितेंद्र जी बोल रहे हैं डी होगा। तो मेजोरिटी डी की तरफ चल रही है। देखिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आंसर आ रहा है आपने क्या सोचा वो इधर देखते हैं। सर यहाँ पे लिक्विड लिमिट गिवन है, WL सर बिल्कुल गिवन है 20%, और यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट भी गिवन है। प्लास्टिक लिमिट गिवन है ना कि प्लास्टिक इंडेक्स, याद रखिएगा। सबसे पहले सर IP निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो 20 माइनस 14, तो कितना हो गया सर? 6% हो गया। 6% हो गया, बिल्कुल 6% हो गया। तो बताया था आपको कई बार कि अगर IP इज इन बिटवीन 4 to 7%, इफ द IP इज बिटवीन 4 to 7%, ड्यूल सिंबल एज यूज, और कौन सा होते हैं सर? Cl और Ml होते हैं। कहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? सर बिल्कुल दिख रहे हैं। किसमें होगा? डी में होंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। क्लियर हुआ सभी को? ओके प्रद्युमन, ड्यूल सिंबल, इट्स ओके। क्लियर हुआ? बाकी राजकुमारी, मयंक, क्या होगा आपका? कोई आंसर नहीं आया? ओके डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आंसर करिए। जहां पे दिक्कत आती है अपन डिस्कस करेंगे उसको, चुप नहीं रहना है।
जो भी है आंसर, जो भी आपका आ रहा है लिखिए, स्टार्ट करिए। अ सॉइल इज सेड टू बी मीडियम साइज इफ द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज, इफ द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज, बताइए सॉइल मीडियम साइज की है कब, जब उसका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितना हो। आंसर आना स्टार्ट हो गया, आंसर आना स्टार्ट हो गया। 48 का ए आ रहा है, जितेंद्र, नवीन बोल रहे हैं बी और प्रद्युमन बोल रहे हैं ए। देखते हैं लास्ट 5 सेकेंड्स, फास्ट फास्ट, धनंजय बोल रहे हैं 5 to 10 एंड योर टाइम स्टॉप। याद रखिएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, और सर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है सर, होता है सी यू। किसके लिए होता है, इस ग्रेटर देन 6 होता है, ग्रेटर देन 6 होता है किसके लिए, आपका वेल ग्रेडेड सैंड के लिए। यहाँ पे बोल रहा है आपके सॉइल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सॉइल की बात कर रहा है। तो अगर ये बात करें तो 5 to 10 होता है, याद रखना है आपको, कितना होगा इन बिटवीन 5 to 10, किसके लिए, मीडियम साइज के लिए। 5 से कम है तो किसके लिए है, आपका फाइन के लिए, मीडियम के लिए, फिर कोर्स के लिए। क्लियर हुआ, तो सॉइल बोल रहा है तो इसके लिए कितना हो गया आपका 5 to 10 हो गया, याद रखिएगा। और सीयू बात करें, सीयू अगर बात करें तो सीयू इज ग्रेटर देन 1 होता है, कितना होता है, ऑल सॉइल की बात करते हैं, फॉर जनरल ऑल टाइप ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन 1 होता है, सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो सॉइल के अंदर अपन ने फिर ग्रेवल को डिफाइन किया सर 4 से ज्यादा और 6 से ज्यादा आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और ये हो गया सर वेल ग्रेडेड सैंड। यहाँ होता है सॉइल, तो मेजर ऑफ द सॉइल के सीयू की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो कोर्स, मीडियम एंड फाइन। क्लियर हुआ, ओके। मीडियम बोला है तो 5 to 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलिए, उसको नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वो। बताइए, बेसिक सा है और केवल 20 सेकेंड्स आई विल गिव इट टू यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज ग्रेन साइज ऑफ कॉबल, कॉबल की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेन साइज ऑफ कॉबल सॉइल। बताया था आपको, आंसर आना स्टार्ट हो गया है फास्ट। देखिए किस किस का आंसर आ चुका है, नवीन का आंसर आ चुका है, लास्ट 5 सेकेंड, राजकुमारी का आंसर आ चुका है, धनंजय का आंसर आ चुका है, टाइम विल बी स्टॉप। देखिए नवीन और राजकुमारी सर बोल रहे हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, नवीन और राजकुमारी बोल रहे हैं आपका आंसर डी होना चाहिए, धनंजय भी बोल रहे हैं सर डी होना चाहिए, जितेंद्र भी बोल रहे हैं सर डी होना चाहिए, बट किसी ने ए भी बोला, धनंजय ने पहले ए बोला था, ठीक है। देखिएगा सर, सबसे बड़ा पार्टिकल होता है बोल्डर, फिर कॉबल, फिर ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। बोल्डर की अगर साइज की बात करें सर कितना होगा, ग्रेटर देन 300 mm। कोबल सर 300 से 80 mm। ग्रेवल 80 से 4.75 mm। सैंड 4.75 से आपका 75 माइक्रोन, ठीक है। अगर सिल्ट 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन और लेस देन 2 माइक्रोन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये टेबल सभी को, डन, रिपीट हुई सभी की टेबल, डन। अब देख लीजिए सर, आप बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉबल की, तो कॉबल कहाँ है सर, ये रहा कॉबल, कहाँ है सर, ये रहा कॉबल। तो 300 से 80, तो क्या हो गया आंसर डी। क्लियर हुआ सभी को, फास्ट, जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। क्लियर सभी को, ओके। तो टेबल नोट करिएगा और रिवाइज करिएगा टेबल, ठीक है। 300 से 80, 80 से 4.75, 4.75 से 75 माइक्रोन, ठीक है। 4.75 mm में है, 75 माइक्रोन में है, और 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से लेस क्ले। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, बेसिक सा क्वेश्चन है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई विल गिव यू ओनली 15 सेकेंड, 20 भी नहीं 15 सेकेंड। बताइए फास्ट। IS 1498, IS 1498 रिलेट्स टू, भाई अगर 1498 की बात करेगा तो किसको बोलते हैं सर, सॉइल क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। योर टाइम स्टॉप। देखिएगा सिंपल सा है, सॉइल क्लासिफिकेशन का कोड होता है ये IS 1498, ये नोट में ऐड कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कभी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्लियर, ओके, सभी का आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, अगर चीजें अच्छे से पढ़ी तब ये बता पाओगे क्वेश्चन। और टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकंड्स देंगे, आराम से सोचो फिर आंसर बताइएगा। सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट सॉइल एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव का मतलब है जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है सर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो सॉइल क्लासिफिकेशन
कौन सा होगा, वो सॉइल क्लासिफिकेशन कौन सा होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। 30 सेकेंड्स होने वाले हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। इंक्रीज करते हैं टाइम, सभी का आंसर आना चाहिए। 10 सेकेंड और इंक्रीज करते हैं, आराम से देखिए क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी देखिए, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी देखिए। अभी तक धनंजय, नवीन और जितेंद्र तीन का ही आंसर आया है, जल्दी से बताइए फास्ट। मयंक, ओके एंड योर टाइम स्टॉप। देखिए काफी हुआ। ये देखो क्वेश्चन कब बनेंगे सर, जब हमारे को सब कुछ चीजें पता हो, किसके बारे में, सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। कौन कौन सी चीजें सर कि सॉइल क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आईएस, एक होता है यूनिफाइड, एक होता है टेक्सचर, एक होता है एचआरबी। सभी के बारे में चीजें अगर पूरी पता है ए से लेकर जेड तक, तब ये क्वेश्चन बनता है आपका। देखिएगा देखिएगा बिल्कुल। ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉइल क्लासिफिकेशन होगा जो केवल बेस्ड है किसके ऊपर, जो केवल एक्सक्लूसिवली बेस्ड है किसके ऊपर, केवल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो होता है आपका टेक्सचर क्लासिफिकेशन। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस पे केवल बेस्ड होता है, टेक्सचर क्लासिफिकेशन पे। क्या बेस्ड होते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो सर फिर हाईवे रिसर्च बोर्ड बताइए एचआरबी क्लासिफिकेशन, एचआरबी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फास्ट। एचआरबी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए फास्ट। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहला। एचआरबी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है। दोनों बेस्ड होता है, फर्स्ट और ये सेकंड, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्टिकल साइज एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल सही है। किसने लिखा, नवीन ने लिखा, बिल्कुल नवीन सही है आपका। ठीक है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड होता है, जल्दी से बताइए। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जल्दी बताइए किसके ऊपर बेस्ड होता है, फास्ट। परसेंटेज फाइननेस और लिक्विड लिमिट, परसेंटेज फाइननेस और लिक्विड लिमिट, बिल्कुल सही नवीन। यूनिफाइड पार्टिकल एंड लिक्विड लिमिट। तो परसेंटेज फाइननेस, क्योंकि अपन इसमें 5 से 12% फाइननेस के ऊपर कल चलते हैं, 5 से कम, 5 से 12, 12 से ज्यादा। और लिक्विड लिमिट दो होती है, WL इज लेस देन इक्वल टू 50 और ग्रेटर देन 50, इसके ऊपर बेस होता है। इसको लो कंप्रेसिबल और ये हाई कंप्रेसिबल। याद आया किसी को, याद आया। तो 5 to 12 है, तो 5 से कम भी और 12 से ज्यादा क्यूब भी। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा 52 को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ओ वही क्वेश्चन आ चुका है, देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है। हेलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 seconds. The coarse grain soil will lie on the boundary classification when they have which of the percentage of fineness? Coarse grain soil will lies on boundary classification. तो क्या लिमिट होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। एंड योर टाइम स्टॉप। देखिए बात कर रहा है ये किसकी, कोर्स ग्रेन सॉइल की, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर जो परसेंटेज ऑफ फाइननेस होता है, जो मैं बता रहा था सर आपको अभी n%, वो कितना होता है, वो सर 5 to 12% के बीच में होता है। ठीक है, कितना होता है, 5 to 12%। सभी को समझ में आ गया, आंसर क्या होना चाहिए, सी। किसके अकॉर्डिंग सर, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 30 सेकंड्स देंगे पर सभी का आंसर सही होना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आराम से करिए, बिल्कुल आराम से करिए, बट सोच समझ के करिएगा। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अ सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले with liquid limit of 40% and plasticity index of 28% classify the soil। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए फास्ट। अब आंसर देखिए, डी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, CL भी आ रहा है जितेंद्र। देखिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, टाइम हो गया आपका, आंसर अभी तक नहीं आया। कुछ बच्चों का सर आ रहा है आंसर हमारा डी, किसी का आ रहा है CL, मतलब बी। CL लिखा है ना, CL लिखा है, डी। प्रद्युमन बोल रहे हैं बी, डी, बी और डी में कंफ्यूजन है। ओके कोई बात नहीं, सी किसी का भी नहीं है, बी और डी में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं अपन, इसीलिए अपन यहाँ बैठे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। देखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो समझिए,
according to the Indian standard, if the liquid limit is less than 35%, if the liquid limit is less than greater than equal to 35% and less than equal to 50%, तो इसको बोलेंगे आपका, और if the liquid limit is greater than 50%, ये तीन कंडीशन होती है किसके अंदर सर, IS क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। और यूनिफाइड में सर कितनी होती है, दो ही होती है, जो अभी आपने देखा था 50 से कम या 50 से ज्यादा। तो देखिएगा, इसको बोलते हैं सर लो कंप्रेसिबल सॉइल एल, मीडियम को बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाई को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल करना क्या है कि प्लासिटी इंडेक्स गिवन है आपको, प्लासिटी इंडेक्स गिवन है, तो हम सर क्या निकाल दें सर, आईपी निकाल दीजिए बाय यूजिंग ए लाइन 0.73 WL माइनस 20। देखिए 0.73, लिक्विड लिमिट कितनी है सर, ये है हमारी लिक्विड लिमिट जो कि सर 40 गिवन है, 40%, तो 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 2, तो 0.73 इंटू 20, देखिएगा 73 इंटू 2 कितना हो गया, 3 to 6, 7 to 14, तो सर ये आंसर आ रहा है हमारा कुछ 14.6, यही आ रहा है आपका आंसर 14.6। जितेंद्र प्रद्युमन बिल्कुल सही है। अब देखिएगा ध्यान से, पहली बात तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे सर कि आंसर आना चाहिए डी, अब क्लियर हो गए होंगे। जो स्टूडेंट बोल रहे थे सर आंसर आना चाहिए डी, वो क्लियर हो गए होंगे। क्यों, रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि अगर 4 से 7% के बीच में आता तब तो मैं बोलता ड्यूल सिंबल लगेगा, अभी 14.6 आ रहा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ, किस किस का आंसर बी था, मतलब डी था, धनंजय क्लियर हुआ ना। अब देखिए, तो सर अब क्या करें, तो हमारे को ये पता सर अगर ए लाइन से ऊपर आ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ आईपी इज ग्रेटर देन ए लाइन, बताया था आईपी के लिए ज्यादा हो आईपी ऑफ ए लाइन से, तो क्या बोलते हैं सर, क्ले बोलते हैं। तो बिल्कुल क्ले बोलेंगे, तो क्ले बोल दिया मैंने, यहां से सी आ गया। अब देखिए 40% सर कहां लाई कर रहा है, 35 से 50 के बीच में, तो सर मैं कहां लिख सकता हूं कि देखिए इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इसको इंटरमीडिएट लिख सकता हूं, तो आई, तो सी आई। क्लियर हुआ, बी क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो सभी को। हाँ लिक्विड लिमिट से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों बच्चों कंफ्यूजन थी कि सर डी होगा, तो डी वाला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए थम्स अप करिए फास्ट, डन करिए ताकि आगे चले। तो गलती नहीं करनी है, बोला है क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, टाइम इंक्रीज भी किया, फिर भी आंसर आपका गलत आया, तो ये सही नहीं है चीजें। ठीक है, तरीके से पढ़ो चीजों को, जो भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई हो गया। हर एक क्वेश्चन को ऐसा समझो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आप प्रॉपर पढ़ पाओगे। आप क्या समझते हो, सर करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, बात खत्म, बाद में और देख लेंगे, बाद में नहीं देखना है, जो देखना है अभी देखना है। जो भी दिक्कत है अभी सॉल्व करो, नहीं समझ में आए 4 बुक देखो फिर भी समझ में आए तो मुझे मैसेज करो, टेक्स्ट करो। ठीक है, क्लियर हुआ आपका, व्हाट्सअप करिएगा। तो बिल्कुल जो पढ़ना है अभी पढ़ना है, बाद में कुछ नहीं होगा कि सर हम बाद में देख लेंगे, टाइम बहुत कम है। हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल समझदारी से, और बिना इसको लाइट में मतलब हर चीज को। आप क्या करते हो सर, चीजों को लाइट में ले लेते हो, क्या सर करा रहे हैं, ठीक है मेरे को तो आता ही, ये तो आता ही, इसको सॉल्व क्या करें, सॉल्व नहीं, सॉल्व करना है। आता है तभी तो गलत हो रहा है आपका, ठीक है, आता है तभी तो गलत हो रहा है आप सभी का, देखा है मैंने यहाँ पे कई जनों को। स्टार्ट करिए, बिल्कुल आराम से करिएगा इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड्स देंगे और आंसर आना स्टार्ट हो गया। 54 का बी, धनंजय, प्रद्युमन, मयंक। बाकी स्टूडेंट्स 30 सेकंड्स देंगे, जल्दी से करिए फास्ट, स्टूडेंट्स जल्दी से करिए फास्ट, 30 सेकंड्स देंगे। बी, जितेंद्र का भी बी आ गया है, देखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकालिए आप, क्या आ रहा है सभी का आंसर। इंटरमीडिएट क्ले, जितेंद्र बोले सर इंटरमीडिएट क्ले होगी, तो जितेंद्र आपकी बात सुनेंगे अपन। एंड योर टाइम स्टॉप, टाइम स्टॉप हो चुका है बेटा, देखिएगा आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट आपको गिवन है कितनी सर, 45%, एंड लाइज अबव द ए लाइन, ए लाइन से ऊपर, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है सर, क्ले होगा, क्ले होगा यहां से। व्हेन प्लॉटेड ऑन प्लास्टिटी चार्ट द ग्रुप सिंबल ऑफ द सॉइल एज पर द सॉइल क्लासिफिकेशन, सर देखते ही बनना चाहिए, अभी तो बताया है, अभी तो बताया कि अगर लिक्विड लिमिट आपकी 50 से 35 से 50 के बीच में होगी तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट या लो बोलते हैं। और बोल रहा है ए लाइन से अबव है, अबव क्या होता है, ए लाइन से सर क्ले होती है, क्योंकि ग्राफ बनाया था आपने, यहाँ क्ले थी और यहाँ सिल्ट थी, तो अबव दी ए लाइन तो सर क्ले आएगी, तो क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, तो क्या हो गया, बी हो गया सभी का आंसर। क्लियर, बिल्कुल सही है जितेंद्र, बिल्कुल सही है, ओके।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 54 के बाद में 55। देखिए क्विक सेंड यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देखिए पता होना चाहिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्विक सेंड फिनोमिना, सीपेज एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं है। क्विक सेंड फिनोमिना इज कॉज्ड बाय 20 सेकेंड्स ओनली, 20 seconds only, last 10 seconds, fast, fast and your time, stop। देखिएगा क्विक सैंड जो फिनोमिना है, क्विक सैंड फिनोमिना सर क्या होता है सर? ये कोहेजन लेस सॉइल में होता है, कोहेजन लेस सॉइल के अंदर होता है, जिसके अंदर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस टू 0 हो जाएगा। उसमें क्या होगा? क्विक सैंड फिनोमिना, इसको बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं, बॉइलिंग कंडीशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो सॉइल के पार्टिकल क्या करेंगे? वाटर के साथ अपर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने लग जाएंगे, इसको बोलते हैं क्विक सैंड फिनोमिना। सीपेज प्रेशर इज कॉज्ड बाय द सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर के कारण होता है। लगातार पानी जब बहेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द सॉइल मॉलिक्यूल, इज नोन एज द सीपेज प्रेशर। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलते हैं अपन। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो चुके हैं। किसी को इसके अलावा भी कोई डाउट हो, कोई दूसरी बुक सॉल्व कर रहा हो, और करनी भी चाहिए बिल्कुल। दूसरी बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उस बुक से जहां भी डाउट हो आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके या जो भी फोटो लेके आप मुझे क्या करेंगे? सेंड करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। क्लियर हुआ? ठीक है, पीडीएफ की बात करेंगे, मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात करते हैं अथॉरिटी से। चलिए कुछ अलग चैप्टर पे आते हैं। देखिएगा न्यू चैप्टर है आपका, एक बार ओपन हो जाए। ठीक है, देखिए थर्ड चैप्टर पे आ गए अपन स्टूडेंट्स। देखिएगा अपन थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं, और थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है सर? यहां दिख रहा है परमिएबिलिटी। बिल्कुल आपका थर्ड चैप्टर है परमिएबिलिटी। एक बार वेट करिएगा। हाँ ठीक है, डन। थर्ड चैप्टर है परमिएबिलिटी, तो इसको डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स रेडी है परमिएबिलिटी के लिए? तो जल्दी से अपन देखते हैं परमिएबिलिटी। अब क्या करना है अपने को? क्वेश्चंस आपको देखो रिवाइज आप सब इन लोगों ने कर रखा है, जहां पे भी क्वेश्चन आएगा उसके साथ में उसकी रेस्पेक्टेड थ्योरी जैसे बताते हैं वैसे भी अपन बताते चलेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बिल्कुल बात करेंगे प्रद्युमन आपकी। ठीक है, अभी बात करते हैं आपकी पीडीएफ की आज ही। क्लियर हुआ? एक बार सभी थम्स अप करिए। तो अपन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे पहली बात थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबिलिटी? क्या होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखें जब चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको उसका चैप्टर का मतलब भी पता है कि नहीं पता है? एक बार देखें सरी, क्या आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आपको मीनिंग पता है या नहीं पता है? जल्दी से बताइए फास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल? जल्दी से बताइए फास्ट। जल्दी से बताइए ताकि आगे चल सके अपन, पता चल सके किस किस बच्चों को परमिएबिलिटी पता है। अगर पता है तभी तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, धनंजय बोले थे प्रॉपर्टी टू अलाउ वाटर सीपेज इन सॉइल। इट इज दी प्रॉपर्टी, ये क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है जो फ्लो करती है, वाटर को पास होने की एबिलिटी होती है किसी सॉइल मास की, परमिएबिलिटी। अपन सॉइल की बात करते हैं तो अपन केवल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, परमिएबिलिटी हर चीज में होती है। एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट वॉइड्स, बिल्कुल सही है। उसके वॉइड से पानी को पास करने की एबिलिटी सॉइल की, किसी भी सॉइल की, उसकी परमिएबिलिटी कहलाती है। क्लियर हुआ? किसमें होती है सर? सेंटीमीटर पर सेकंड में होती है। सेकंड बात करें, सीपेज अलग अलग चीज होती है, परमिएबिलिटी अलग चीज। सीपेज एक प्रोसेस होता है, पानी जो उसमें से फ्लो कर रहा है उस प्रोसेस को बोलेंगे सीपेज, जो कंडीशन जो फिनोमेना है उसको बोलेंगे परमिएबिलिटी। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही है। वाटर पासेस थ्रू सॉइल अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अंडर द ग्राउंड, या फिर बोल सकते हैं वाटर पासेस थ्रू सॉइल, या वाटर अलाउज दी द सॉइल अलाउड द वाटर टू पास थ्रू द वॉइड्स, उसके वॉइड में से वाटर को पास होने देना, ये उसकी परमिएबिलिटी होती है उस सॉइल की। क्लियर हुआ? चलते हैं देखिए, और थोड़ा डिस्कस करते हैं परमिएबिलिटी के लिए जो लॉ थी सर, वो कौन सी लॉ थी? जल्दी से बताइए फास्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। परमिएबिलिटी की जो लॉ थी वो कौन सी लॉ थी? जल्दी से बताइए फास्ट। डार्सी, बिल्कुल सही है। क्या होता है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू के आई। डार्सी का फॉर्मूला क्या होता है सर? V इज इक्वल टू के आई। V क्या था सर? जल्दी बताइए V क्या था इसमें, जल्दी से। V इज दी वेलोसिटी एंड K इज दी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। K इज दी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, I इज दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या होता है आपका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो क्या होता है? डेल H बाय एल। क्या होता है? डेल H बाय एल। बिल्कुल क्लियर हुआ सभी को? ठीक है,
और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका ब्रीफ ले ही लेते हैं, ताकि अब स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक बता रहे हैं कि सर अच्छा ये चैप्टर से बात हो रही है, ठीक है, ताकि पता रहे आपको। चीजें सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये तो हो गई परमिएबिलिटी, और ये परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, परमिएबिलिटी की लॉ हो गई डार्सी। फिर आते हैं परमिएबिलिटी का वैल्यू ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले के लिए। तो सर इतनी सी बात है कि जिस भी सॉइल की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी उसकी पोरोसिटी उतनी ही कम होगी। नवीन बताया भी था आपको, आपने क्वेश्चन पूछा था और आपको क्लियर भी किया था। जिस भी सॉइल की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी उसकी पोरोसिटी कम होगी, और बहुत अच्छे से सभी को डिस्कस भी किया था, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखाया था आपको कैसे, क्योंकि परमिएबिलिटी और पोरोसिटी में सर इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों बताया था डायग्राम के साथ साथ। अगर क्ले की बात करें सर, क्ले में पोरोसिटी ज्यादा होती है बट परमिएबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि क्ले क्या होता है सर, एक्वीक्लूड का एग्जाम्पल है। बताया था एक्वीफर, एक्वीफ्यूज, एक्वीक्लूड और एक्वीटार्ड। एक्वीफर होता है सर पोरस और परमिएबल, उसमें कौन सा आएगा सर, सैंड आएगी, जो पानी को लेती है और पानी को पास भी करती है। फिर आते हैं आपका एक्वीफर के बाद में आते हैं एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड में सर सिल्ट, सिल्ट होती है आपकी क्ले से बड़े पार्टिकल, पोरस बट लेस परमिएबल, परमिएबल तो होंगे बट लेस परमिएबल। फिर आते हैं एक्वीक्लूड, एक्वीक्लूड में आता है सर आपका क्ले, हाँ एक्वीक्लूड में आता है आपका क्ले। तो क्ले इज पोरस बट इम्परमेबल। अगर क्ले में अगर पानी आपने डाल दिया, पानी को एब्जॉर्ब तो कर लेगा, पास करना उससे इतना आसान नहीं है, तो पोरस बट इम्परमेबल। फिर आता है एक्वीफ्यूज, ये क्या है सर, ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से आपके ग्राउंड की, इस सॉइल सरफेस की, अर्थ की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से जो आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एक्वीफ्यूज सर आता है नाइदर पोरस नॉर परमेबल। सर क्या होगा एग्जांपल, तो रॉक होगा, पत्थर को कभी भी आप पानी में डाल के रखिए, एक दिन बाद उस पत्थर को निकालिएगा, ऊपर से सरफेस उसको साफ करेगा, वाइप करेगा किसी टिश्यू से, उसको तोड़ोगे तो अंदर से क्या निकलेगा सर, ड्राई। ऐसा क्यों कि नाइदर पोरस और नॉर परमिएबल। रॉक क्या होता है, तभी बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और एक्वीफर जो होते हैं सर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से सर, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है किसी भी दो लेयर के बीच में, किसी भी दो लेयर के बीच में वाटर का जो फंस जाना, जिसमें से अपन वाटर को ड्रेन आउट करेंगे बिटवीन द टू लेयर्स, इज नोन एज कन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड किसी एक इम्परिमस लेयर के ऊपर से वाटर को निकालना बोलते हुए अपन कन्फाइंड, अनकन्फाइंड एक्वीफर। क्लियर हुआ, डन। कन्फाइंड को बोलते हैं आर्टिशियन, अनकन्फाइंड को बोलते हैं नॉन आर्टिशियन एक्वीफर, डन। अब देखिए परमिएबिलिटी के टेस्ट होते हैं सर, कौन कौन से सर, फील्ड मेथड होता है, लैब मेथड भी होता है, और एक और क्या होता है सर, इंपेरिकल फार्मूला, तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला, इनडायरेक्ट मेथड। सर परमिएबिलिटी की बात करें तो फील्ड मेथड और लैब मेथड कौन कौन से होते हैं सर, लैब मेथड में आता है कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड, याद रखिएगा, सिर्फ सुनते रहिए और नोट करते रहिए। बहुत ही आराम से बोल रहे हैं, बहुत ही धीरे बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म्स के अंदर। सर फील्ड मेथड होता है परमिएबिलिटी को फाइंड आउट करने का, एक होता है सर लैब मेथड होता है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं इंपेरिकल मेथड। फील्ड, लैब और इनडायरेक्ट मेथड। अगर सर बात करें लैब मेथड की, तो सबसे पहले लैब मेथड बताइए क्या होता है, तो लिखिए लैब मेथड। तो सबसे पहला मेथड होता है आपका, जल्दी से बताइए क्या होगा लैब में सर, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। क्या होता है सर, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। सेकंड कौन सा होगा सर, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। एक हो गया सर कांस्टेंट, एक हो गया फॉलिंग। सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है कि कांस्टेंट हेड इज एप्लीकेबल फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल, कांस्टेंट हेड इज एप्लीकेबल फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल, एंड फॉलिंग हेड इज एप्लीकेबल फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। किसी का आंसर आया, कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड, बिल्कुल सही नवीन। कांस्टेंट एंड फॉलिंग, कांस्टेंट सर होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, फॉलिंग होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ये तो बात हुई सर, आपने बताया लैब टेस्ट, क्या बताइए फील्ड टेस्ट की। तो पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट, ठीक है। पंपिंग आउट व्हेन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज लार्ज, व्हेन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज स्मॉल, पंपिंग इन टेस्ट करेंगे, याद रखिएगा। पंपिंग आउट एंड पंपिंग इन टेस्ट कौन से हैं सर, ये आपके फील्ड टेस्ट है। तो अब बताइए सर इंपेरिकल फॉर्मूलास क्या होगा, तो सुना है आपने फॉर्मूले, एलन हैजन इक्वेशन, ठीक है, एलन हैजन इक्वेशन, कोजनी कार्मन इक्वेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन इक्वेशन और लॉरेंस इक्वेशन, चारों इक्वेशन सुनी है, एलन हैजन, कोजनी कार्मन इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन एंड लॉरेंस इक्वेशन, बिल्कुल सही है। कोजनी कार्मन धनंजय बिल्कुल सही है। देखिएगा अब आते हैं सर एलन हैजन इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सी इक्वल टू डी टेन का होल स्क्वायर, के इज इक्वल टू सी इंटू डी टेन का होल स्क्वायर। सी क्या है सर, एलन हैजन कांस्टेंट जो कितना लेते हैं 100 से 150, और अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो कितना लेना है, 100 लेके चलना है। कितना लेके चलना है सर, 100 लेके चलना है। तो के इज इक्वल टू सी इंटू डी टेन का स्क्वायर, डी टेन का स्क्वायर का मतलब क्या हो सर, इफेक्टिव साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज डी टेन। क्लियर हुआ, बिल्कुल सही है। बात करें सर कोजनी कर्मन इक्वेशन, तो 1 अपॉन में के क्या होगा सर, कोजनी कर्मन कोएफिशिएंट, गामा डब्ल्यू अपॉन में यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, ई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ई,
क्या हो गया, ई क्यूब ओपन में 1 प्लस ई क्या होता है इंटू D10 का होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर सभी को। ये तो हो गई बातें आपकी परमिएबिलिटी की। और कंसोलिडेशन इक्वेशन क्या होता है सर, K इज इक्वल टू सी वी एम वी एन गामा डब्ल्यू, सी वी एम वी गामा डब्ल्यू, डन। फिर इनके फैक्टर्स जो अफेक्टिंग परमिएबिलिटी करते हैं, जैसे बात करें वॉइड रेशो, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, ये सभी जो ध्यान रखना है। कौन सी सर, वॉइड रेशो, ठीक है, इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल, इंप्योरिटीज, ठीक है, वॉइड रेशो, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, दीज ऑल आर द फॉर्म फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये हो गया आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट। अब चलते हैं अपन परमिएबिलिटी के ऊपर। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आंसर आपको नहीं देखना है, ठीक है, आंसर यहाँ नीचे गिवन है, आंसर नहीं देखना है, बिना आंसर देखे आपको क्वेश्चन बताना है, बिना आंसर देके आपको बताना है क्या आंसर होगा। आपको देते हैं आराम से 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर, पर इसको सॉल्व करिए। स्टार्ट। हाँ क्या पूछ रहे सर, टर्जागी ने इक्वेशन के को सी इंटू D10 का स्क्वायर पूछा था इक्वेशन में। हाँ तो कितना होता है सर, अभी बताया था 100 से 150, कितना लेते हैं 100 लेते हैं। क्लियर, अच्छा ई क्यू ओवन 1 प्लस ई, ठीक है, करिए सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए। जल्दी आराम से सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए सभी का। बड़ा ही कंसेप्चुअल ये ईएसई का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। ईएस का क्वेश्चन है आपका, कितना आ रहा है, नवीन का आंसर आ चुका है सर, क्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1/8। कितना आ रहा है 1/8। क्या नवीन सही है, सही बताइए जल्दी से, जो सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से बताइए। जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो फॉर्मूला भी सुन लीजिए। सर फॉर्मूला कौन सा रहेगा, डार्सी लॉ, Q इज इक्वल टू के आई ए, Q इज इक्वल टू के आई ए। तो सर के क्या है, के क्या है सर, परमिएबिलिटी है, आई क्या है, हेड लॉस बताया था, आई क्या है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डेल एच बाय एच, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, और ए इज दी एरिया, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकेंड एक्सीड हो गए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, सिर्फ नवीन के अलावा। वीडियो रुक गया प्रद्युमन, रिफ्रेश करिए, अगर वीडियो रुक गया तो, वीडियो रुक गया तो रिफ्रेश करिए फटाक से और वापस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नहीं रुका जितेंद्र, बिल्कुल क्यूज कस टू के आई का फॉर्मूला लगाना है, जल्दी से लगाइए और बताइए आंसर क्या आ रहा है फास्टली। क्यूज कस टू के आई, जल्दी से बताइए। 2 मिनट हो चुके हैं, लास्ट 1 मिनट और देंगे, 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है, लास्ट 1 मिनट देख लीजिए, जिसको भी सॉल्व करना है सॉल्व करिए, लास्ट 1 मिनट है आपके पास, फास्ट। अच्छा क्वेश्चन के ऊपर ही आ गया क्या, हाँ देखिए, करिए सॉल्व फास्ट, लास्ट 40 सेकेंड्स। 2 क्वेश्चंस छूट गए आपके, 2 क्वेश्चन ही छूट गए आपके, इतना अटक गया क्या वीडियो। फास्ट करिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड्स, नहीं तो फिर सॉल्व कराएंगे सभी को। ट्राई करिए भाई, ट्राई करने के लिए तो प्रैक्टिस बैच है, ट्राई नहीं करेंगे सब मैं ही करा दूंगा तो फिर मतलब क्या हुआ पढ़ने का। लास्ट 10 सेकेंड फास्ट। नवीन के अलावा किसी का भी स्टूडेंट आंसर नहीं आया अभी तक, ऐसा क्यों, जल्दी से करिए। 5 4 3 2 1 स्टॉप। देखिएगा क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। देखें, अ पर्टिकुलर सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। क्या निकालना है सर, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो टेस्ट डिटरमाइन किया हमने और देखा टू सेपरेट कांस्टेंट हेड परमियोमीटर लिए अपन ने, कांस्टेंट हेड परमियोमीटर्स अपन ने लिए हैं 2 अलग अलग, ठीक है। कुछ स्पेसिफिकेशंस आर, कुछ स्पेसिफिकेशंस आर जो कि आपको गिवन है, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, तो गिवन है सर, एक परमियोमीटर हो गया ए, सेकंड हो गया आपका बी, डायमीटर है उसका डी ए का, और लेंथ है उसकी 2L। क्लियर हुआ।
अगर बात करें तो ये लाइन मैंने बना दी, तो समझ में क्या आ रहा है सर, ये जो है ए के फंक्शंस है, ए के पैरामीटर्स हैं और ये बी के पैरामीटर्स हैं। इफ द टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, if the test on both the parameters are conducted with equal head of water, with equal head of water, equal head of water, तो डेल एच क्या होगा बेटा, हेड लॉस तो नहीं होगा ना, जीरो हो जाएगा। जब इक्वल हेड है तो चेंज इन हेड हुआ ही नहीं ना, चेंज इन हेड होता तभी तो हेड लॉस आता है। देन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज टू द परमियोमीटर, तो रेशियो बताना है आपको डिस्चार्ज का, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज सर क्या होता है, क्यू होता है, तो क्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ बी, क्यू ऑफ ए डिवाइड बाय क्यू ऑफ बी का रेशियो बताना है पैरामीटर ए एंड बी का, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 आवर, टाइम भी क्या है उसका फिक्स। देखिए बोला क्या है, अब पर्टिकुलर सॉइल सैंपल, एक ही सॉइल सैंपल की बात हो रही है, पर्टिकुलर सॉइल सैंपल, सॉइल अगर आपकी सर हमारे को सेम मिल गई तो हम क्या कह सकते हैं, तो सर वहां से हम ये कह सकते हैं कि आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी क्या होगी, के भी क्या होगी आपकी, सेम होगी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी क्या होगी आपकी, सेम होगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्या लिख रहे हैं, Q इक्वल्स टू के, ये प्रदीप नवीन बोल रहे हैं, मींस के सेम होगा, बिल्कुल के सेम होगा। देखिएगा अब करते हैं सॉल्यूशन, रुकिए एक बार, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया, एक बार वेट करिए, वेट करिए, ठीक है, डन। देखिएगा यहां तक समझ में आई चीजें, बिल्कुल। अब सर करना क्या है, यहां से समझ में आया कि सॉइल अगर सेम है तो K1 या के ए इक्वल्स टू के बी हो गया, के इक्वल्स टू के बी हो गया, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ में अपन सर क्या बोल सकते हैं, इक्वल हेड ऑफ वाटर है, इक्वल हेड ऑफ वाटर है तो डेल एच बी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, या बोल सकते हैं सेम हो गया, ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन, सेम हो गया। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q इज इक्वल्स टू के आई ए, दिक्कत हो रही है इसमें, रुकिए एक बार, रुकिए वेट करिए, वेट करिए, तो सिस्टम हैंग कर रहा है, वेट करिए थोड़ा सा। हाँ धनंजय आपका क्या पॉइंट है, सर सेम कैसे होगा भाई, अगर एक ही सॉइल की प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि एक ही सॉइल सैंपल दिया है मैंने आपको, और दो स्टूडेंट को दिया, नवीन को दे दिया और आपका नाम क्या है, धनंजय, आप दोनों को एक ही सॉइल का सैंपल दे दिया और आपको बोला कि टेस्ट करो, तो भाई अगर सॉइल सेम है, अगर मैंने आपको क्ले दे दी, क्ले की परमिटिविटी सर पता है हमारे को लेस देन 10⁻⁻7 होगी, तो क्ले का सैंपल दिया वो भी सेम सैंपल, परमिटिविटी सेम ही तो होनी है, फिर दिक्कत क्या है, के ए और के बी, भाई डायमेंशन चेंज करें मैंने, केवल डायमीटर और लेंथ चेंज करी, बाकी सैंपल तो वही है ना, सॉइल जो है, जो ओरिजिन है जिसका टेस्ट करना है वो तो एक ही चीज है। क्लियर हुआ, देखिएगा अब आई थिंक सही हो जाना चाहिए, वेट करिए, थोड़ा दिक्कत हो रही है इसके अंदर सिस्टम में, वेट करिए, अभी बुलाते हैं टेक्निकल टीम को, 2 मिनट वेट करिए, ठीक है।
देखते हैं स्टूडेंट्स, वेट करिएगा। आई थिंक अब सही है सभी चीजें। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन पे अपन रुक गए थे। अब देखिए, जिसको जो भी डाउट होगा बिल्कुल बात करेंगे। बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, आप क्या कह रहे हैं कि पीडीएफ की बुक चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आज बात कर लेंगे सर से। जो भी होगा आपके वीडियो के लिंक पे आ जाएगी, या जैसे भी आपको मेल पे आएगी, जो भी अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी होगा आपको कल बता देते हैं। ठीक है, अभी देखिए केवल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। टाइम अपने पास अभी भी कितना है, आई थिंक, ठीक है, आधा घंटा है अपने पास, 30 मिनट्स है। बहुत ही क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। Particular soil sample is subjected to a test for the determination of permeability coefficient in two separate concentrated perimeter whose specifications are given under। भाई अगर सेम सॉइल है तो के ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा के बी के, मतलब दोनों क्या बोल सकते हैं सर, सेम होगा। अगर सेम सॉइल है दोनों की परमेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। दोनों के स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, ए परमीटर का और ये बी परमीटर का, लेंथ और डायमीटर, लेंथ और डाया गिवन है आपको। इफ द टेस्ट ऑन बोथ द परमीटर्स आर कंडक्टेड विद इक्वल हेड, अगर इक्वल हेड करेंगे, अगर H1 बराबर H2 हो गया तो हेड लॉस क्या हो जाएगा सर, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, सेम हो जाएगा आपका। द सैंपल देन द रेशियो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू द डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, Q ऑफ A डिवाइडेड बाय द Q ऑफ B। ठीक है, रेशियो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू पैरामीटर ए एंड बी। देखिएगा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 आवर, सेम टाइम पीरियड के लिए चल रहे हैं, तो अब क्या बोल सकते हैं सर, देखिए करना क्या है हमारे को, क्यू ए इज इक्वल टू के ए आई ए इंटू ए ऑफ ए। क्लियर हुआ? क्यू बी डिस्चार्ज ऑफ पैरामीटर बी, परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ बी, आई ऑफ बी, आई कैसा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ पैरामीटर बी, एरिया ऑफ पैरामीटर बी। ये हो गया पहली और दूसरी इक्वेशन। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? पहली और दूसरी इक्वेशन क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। विमल सर से एक बार बात कर लीजिए, जिसके पास नंबर है तो सही बोल रहे हैं जितेंद्र, एक बार सर से बात कर लीजिए, जो भी होगा आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए बात करें के ए, कोफिशिएंट ऑफ ए और बी सब सेम था, ठीक है, तो क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू बी का रेशियो चाहिए, तो सर क्या हो गया, आई ए अपॉन में आई बी का रेशियो, और एरिया पैरामीटर ए अपॉन एरिया पैरामीटर बी। और सर आई क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हेड लॉस तो सेम हो गया आपका, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय एल, और यहां से बच गया एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाय एल। एल कौन सा, एल ए, ये हो गया आपका एल बी। क्लियर हो रहा है? ये रिलेशनशिप क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हुआ? देखिए आई क्या होता है, डेल एच बाय एल, तो डेल एच बाय एल तो क्या हो गया आपका एल ए, ये हो गया डेल एच बाय एल, तो एल बी अपॉन में ए अपॉन ए बी। क्लियर सभी को? ओके। तो देखिएगा सर, एरिया की बात करें तो एरिया होगा सर, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर, बिल्कुल होगा, पाई बाय 4 ऑफ डी, डी स्क्वायर, डायमीटर कितना है सर ए के लिए, ये ए के पैरामीटर्स हैं, तो डी का स्क्वायर हो गया। अगर बात करें एरिया ऑफ बी, सेम पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर, डायमीटर सर कितना है उसका 2d है, तो 4d स्क्वायर। क्लियर हो गया? 4d स्क्वायर, सीधे स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 4d स्क्वायर। तो सर क्या बोल सकते हैं यहां से, ये हो गया एरिया ऑफ ए, ये हो गया एरिया ऑफ बी, दोनों एरिया आ चुके हैं। पुट करें, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, करिए पुट। एरिया ऑफ ए कितना है सर, पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर, अगर बात करें डिवाइडेड बाय एल ए, लेंथ कितनी है सर 2l है, तो 2l। क्लियर? इनटू एरिया ऑफ बी, तो पाई बाय 4 ऊपर चला गया, पाई बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर कितना हो गया 4d स्क्वायर। ठीक है, इनटू कितनी लेंथ सर l, बी की लेंथ कितना हो गया l, तो पाई डी स्क्वायर और पाई बाय 4, पहले तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल कर दिया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, और एल से एल कैंसिल कर दिया, तो ऊपर तो 1 बच गया, नीचे क्या बचा, तो नीचे देखिएगा सर हमारा एक तो 2 बचा और एक 4 बचा, तो 4 2 जा 8, तो 1/8 इक्वल 0.125, यही होगा आपका।
ये हो गया आंसर आपका डी। क्लियर हुआ सर? ये क्या है? डायमीटर ऑफ ए है, ये लेंथ ऑफ ए है, ये डायमीटर ऑफ बी है, लेंथ ऑफ बी है। क्लियर हुआ सभी को? देखिएगा, नोट करिएगा जल्दी से, या तो यहीं से काट दो ताकि चीजें आसान हो जाए, सीधे पुट करने में आसानी रहे। यहां से काट देंगे तो सर क्या हो गया? तो सर फॉर्मूला क्या बनाता है? एरिया ऑफ ए अपॉन में लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी। तो एरिया ऑफ ए किसके अकॉर्डिंग क्या हो गया सर? केवल डी स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ बी कितना हो गया आपका? एरिया ऑफ बी यहाँ पे लिख दिया मैंने 4d स्क्वायर हो गया। लेंथ कितना है ए की? सर ए की लेंथ दे रखी है 2l, तो 2l, और इसकी दे रखी एल। देखिए सर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल आउट, तो यहाँ से 1/8 आ गया सीधे, तो 0.125। तो ऐसा करके ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म जो था आपका, जैसे आप करते हैं वैसे ही बताया। फोर्थ स्टेप कैसे होगी? कौन सी फोर्थ स्टेप की बात कर रहे हैं? देखिए दो तरह से सॉल्व कर दिया मैंने आपको, इससे भी सॉल्व कर दिया और इससे भी सॉल्व कर दिया। अब बताइए कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ कैसे होगी? ठीक है, बिल्कुल इसको एक्सपेंड करिए आप, इसको एक्सपेंड करिए। क्या होता है? आई डेल एच बाय एल, किसका? ए का, तो एल ए हो जाएगा। ठीक है, आई बी क्या होगा? डेल एच बाय एल बी। ठीक है, एरिया ए है डिवाइडेड बाय एरिया बी है। डेल एच से डेल एच कैंसिल, तो क्या बन गया सर? एल बाय बी अपॉन में एल बाय ए इंटू ए ऑफ ए अपॉन में ए ऑफ बी। यही तो बना है। ठीक है, यही तो बना है। ये देखो, ये देखो, ए अपॉन में एल बी अपॉन में ए बी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? धनंजय, डर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करना है? जितना सिंप्लीफाइड कर सको, जितना काट पीट कर सको, यहां से देखो केवल ये दो चीजों को रखना और निकाल देना आंसर। बहुत ही सिंपल हो जाएगा काम। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेंगे ब्लू इंक। ओके, चलिए डन हो गया सभी का। थम्स अप करिए फास्ट। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। तो इसको अपन आप फाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे। जल्दी से फास्ट कमेंट करिए। डन, ओके, चलिए फिर देखिएगा आप, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात कर रहा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकंड्स मिलेंगे, जल्दी से बताइए। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑब्जर्व फॉर सैंड बॉइलिंग कंडीशन। बेटा बॉइलिंग कंडीशन के लिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? आंसर आना स्टार्ट हो गया है। लास्ट 8 सेकेंड, फास्ट बताइए। बी, ए, बी, ए। भाई क्या दिक्कत है? योर टाइम स्टॉप्स। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात कैंसर बोलता है? फॉर्मूला आई सी इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन में 1 प्लस ई होता है। बोला है कहीं फॉर्मूले वाली बात आए तो फॉर्मूला नहीं देखना है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोला, सीधे फॉर्मूला लिख दो। अगर देख लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे सर प्लस था या माइनस था, कई बार बताया है। तो आंसर क्या होगा? जी माइनस वन गिरा 1 प्लस ई, जी माइनस वन अपॉन 1 प्लस ई। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर हुआ? ओके, तो देखिएगा इसका एक और फॉर्म होती है सर, इसकी एक और फॉर्म होती है, कई बार पूछ लेता है। वो फॉर्म क्या होती है सर? ई को क्या पुट कर सकते हैं हम? ई इज इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस एन पुट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप पता है वॉइड्रेशन पोरोसिटी के बीच के अंदर। बिल्कुल, तो क्या कर सकते हैं सर? पुट करिए तो जी माइनस वन अपॉन में 1 प्लस ई की जगह एन अपॉन में 1 माइनस एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो जी माइनस वन अपॉन में 1 माइनस एन प्लस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। तो सर हमारे को यहाँ से क्या दिख रहा है? तो यहाँ से सर ये दिखने में आ रहा है हमारे को, ब्लू नहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्या दिखने में आ रहा है? तो जी माइनस वन एज इट इज हो गया। अपॉन में देखिए माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट, तो क्या बच गया सर? 1 अपॉन में 1 माइनस एन बच गया। तो क्या लिख सकते हैं? जी माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है? 1, ये ऊपर चला गया तो 1 माइनस एन हो गया, अपॉन में 1 बचा, तो क्या लिख सकते हैं? केवल फॉर्मूला बन गया जी माइनस वन इंटू 1 माइनस एन। ये किसका फॉर्मूला है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। ग्रीन तो दिख रहा है, पेन ग्रीन तो सभी को दिख रहा है? ओके, देखिए तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस टाइम में पूछ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, ऑब्जेक्टिव आप देख ही रहे हो। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों आ सकता है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल, याद रखिएगा ये फॉर्मूला भी। डन, चलते हैं आगे। ओके, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो चीजें डिस्कस करी हैं बेसिक चीजें, उन्हीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आर। जल्दी से बताइए फास्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम देने की जरूरत नहीं है।
और आंसर आना स्टार्ट हो गया। और 99% स्टूडेंट्स का आंसर सही है, जिसने नहीं दिया उनका पता नहीं। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ये होती है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू। और देख लीजिए के की वैल्यू टाइप ऑफ सैंड के लिए, देख लीजिए टेबल भी, टाइप ऑफ सॉइल के लिए देखिए किसकी वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू इन सेंटीमीटर पर सेकंड। कहीं ना कहीं आगे काम आएगी, सभी नोट करिएगा। देखिए क्या होता है सर, ग्रेवल के लिए, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले के लिए बहुत काम आने वाले आगे वैल्यू। तो एक बार डिस्कस कर देते प्रॉपर इस टॉपिक को, ताकि आगे दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा ग्रेवल के लिए इट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, वैल्यू नहीं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, वो यहाँ लिख दिया एक बार, सेंटीमीटर पर सेकंड। सैंड के लिए 1 से लेके 10 टू द पावर -3, सिल्ट के लिए 10 टू द पावर -3 से लेके 10 टू द पावर -7, और क्ले के लिए लेस देन 10 टू द पावर -7। सर क्या दिख रहा है सर, हमारे को ये दिख रहा है यहाँ से ये दिख रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन ही है, देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे साइज कम हो रही है सर, एक चीज दिख रही है कि जैसे जैसे आपकी साइज इंक्रीज होगी, पार्टिकल की साइज इंक्रीज होगी तो परमेबिलिटी बढ़ती है, और अगर साइज डिक्रीज होगी तो परमेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब साइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके है, परमेबिलिटी के है। तो देखिए साइज ज्यादा किसकी है, ग्रेवल की। यहाँ से साइज साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। देखिए परमेबिलिटी भी क्या हो रही है, के भी क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। दिख ही रहा है साफ सभी को, तो देखो परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, सबसे ज्यादा परमेबिलिटी, फिर कम, फिर कम, फिर और कम। तो साइज अगर कम हो रही है तो परमेबिलिटी कम हो रही है, और साइज देखो बढ़ रही है ऊपर, तो परमेबिलिटी देखो यहाँ से बढ़ रही है। क्लियर हुआ? तो क्या लिख सकते हैं कि के डायरेक्टली साइज किसके होगा, साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखिएगा, आगे और डिस्कस करेंगे फैक्टर में कि D10 का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो चीज अलग है, अभी बस इतना सा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिएगा, तो कोफिशिएंट तो देखो आ ही गया, बिल्कुल सही बोल रहे थे जितेंद्र, शायद धनंजय, पता नहीं कौन बोल रहे थे। देखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड, आई विल गिव यू ओनली 20 सेकेंड्स एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए फास्ट, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड कितनी होनी चाहिए? आंसर आना स्टार्ट हो गया। सी मयंक, जितेंद्र, नवीन, राजकुमारी। देखते हैं कि सी होगा क्या। सैंड की बात कर रहा है, और सर सैंड का आपने बिल्कुल बताया था, और आंसर क्या होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। एंड योर टाइम स्टॉप। देखिएगा कैसे सर, कि ग्रेवल का तो था एक से ज्यादा, सैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे फाइंड हो तो कितना, 1 से लेकर 10 टू द पावर -3, तो क्या इस रेंज में लाई कर रहा है, 10 टू द पावर -3 से कम। बिल्कुल सही है, ये इस रेंज में लाई कर रहा है। ये तो ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा, ये भी ज्यादा हो गया, और ये भी ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? तो कौन सा हो गया आपका, सी। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, कैपिलरी राइज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, स्टार्ट करिए। कैपिलरी वाटर इन सॉइल, कैपिलरी वाटर इन अ सॉइल, जल्दी से बताइए फास्ट। कैपिलरी वाटर इन अ सॉइल, लास्ट 5 सेकेंड। बेटा ऑल ऑल नहीं होगा धनंजय, थोड़ा सा सोचिए समझिए फिर आंसर दिए। एंड टाइम स्टॉप। देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि कैपिलरी वाटर जो होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस की बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। ये कैपिलरी वाटर की अगर बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे चले गए ये क्वेश्चन को लेके। और क्या कहना चाह रहे हैं कि सर कैपिलरी वाटर अगर होगा किसी सॉइल के अंदर, तो पहली बात है सर, कैपिलरी वाटर क्या होता है, दोज वाटर which are present in the capillary fringes is known as capillary water। in the water is in tension, upward direction होगा और टेंशन होगा। और कैपिलरी वाटर पे सर कैसा होता है सर, नेगेटिव पोर प्रेशर होता है। कैपिलरी वाटर कैसा, नेगेटिव पोर प्रेशर होता है। वो वाटर जो सॉइल सरफेस से, जो वाटर लेवल से ऊपर पानी होगा, उसको बोलेंगे कैपिलरी वाटर। किसके थ्रू होगा सर, कैपिलरी फ्रिंजेस के अकॉर्डिंग। जितने भी पॉइंट बोले सभी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए हाँ नवीन सही बोल रहे हैं। तो कैपिलरी जो वाटर होगा वो किसमें होगा सर, कैपिलरी फ्रिंजेस के अंदर होगा। कैपिलरी फ्रिंजेस के अंदर होगा। फ्रिंजेस क्या होती है सर, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रिंजेस। वो एक क्या बोलते हैं, ट्यूब टाइप बनेगा फ्रिंजेस। कैसा होगा सर, नेगेटिव पोर प्रेशर होगा। पोर प्रेशर सर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वाटर किसमें होगा, अंडर द टेंशन। अंडर द टेंशन वाटर कैसा होगा, अंडर टेंशन होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा वो वाटर। ठीक है,
किसका रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वाटर टेबल। वाटर टेबल के अपर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा, बताया भी था आपको, डिस्कस भी किया था। देखिए, इट रिड्यूस द इफेक्टिव प्रेशर। अब यार इफेक्टिव प्रेशर पढ़ना है तो आपको सब कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा कि टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा किसी को, अरे कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? इट विल इंक्रीज द इफेक्टिव स्ट्रेस, बताइए जल्दी से। रिड्यूस, तो रिड्यूस नहीं करता है भाई, ये इंक्रीज करता है इफेक्टिव स्ट्रेस को, इंक्रीज करता है इफेक्टिव स्ट्रेस को, याद रखिएगा। कैसे? तो यार वो अपन को देखना पड़ेगा डायग्राम से। आते हैं डायग्राम पे, देखिएगा। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी आपको। डन। ये ग्राउंड लेवल है बिल्कुल, और ये जो है आपकी वाटर टेबल है, और ये कोई सेक्शन है एक्स एक्स, और इसके बीच में क्या है सर? इसके बीच में हमारी सॉइल प्रेजेंट है। देखिएगा, अब करना क्या है? तो करना ये है कि वाटर जो है कैपिलरी के थ्रू अपर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये कैपिलरी फ्रिंजेस बना दी मैंने। ये क्या है सर? यही तो आपकी कैपिलरी फ्रिंजेस हैं, कैपिलरी फ्रिंजेस। इसमें वाटर कैसा ट्रेवल कर रहा है सर? इन अपर डायरेक्शन। कैसा ट्रेवल कर रहा है सर? इन अपर डायरेक्शन। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आ रही है सभी को? सभी को चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। फॉर्मूला, ठीक है, आप तो फॉर्मूला बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं नवीन? फॉर्मूला बता रहे हैं, पोर प्रेशर नेगेटिव फॉर्मूला में। तो बिल्कुल ठीक है, रुकिए, चीजें बिल्कुल देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए तो ज्यादा क्लियरिटी होगी, हमेशा के लिए सही रहेगी चीजें। अब अगर मैं बात करूं कि सर पोर प्रेशर क्या होता है, इसको बोलते हैं यू, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू एच ऑफ डब्ल्यू। पोर प्रेशर का मतलब होता है वाटर एक्सर्टेड, किसके द्वारा? वाटर के द्वारा जो प्रेशर लगता है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, ठीक है, ऑन द सॉइल मॉलिक्यूल इज नोन एज पोर प्रेशर। गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू मतलब क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर का होगा, और हाइट भी क्या होगी? केवल वाटर की होगी। क्लियर हुआ? तो मैं बोल देता हूं सर, ये हो गई आपकी Z1 डेप्थ, ये हो गई आपकी Z2 डेप्थ। क्लियर हुआ? अब बात कर रहे हैं कि कैपिलरी की बात करें। सबसे पहले तो यहां देखिएगा, यहां से यहां से देखिए, इस वाटर टेबल के ऊपर अपन क्या बोलते हैं सर? प्रेशर बात करें, पोर प्रेशर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, उसी से सब क्लियरिटी आ जाएगी। पोर प्रेशर एट ग्राउंड लेवल, पोर प्रेशर एट वाटर टेबल, और पोर प्रेशर एट एक्स एक्स सेक्शन। समझ में आया क्या लिखा? समझ में आया सभी को क्या लिखा? ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल और एक्स एक्स सेक्शन। जब ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो क्या ग्राउंड लेवल पे पोर प्रेशर एक्ट हो रहा है? एक्ट हो रहा है तो सर बिल्कुल हो रहा है। कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है? कि कैपिलरी वाटर जो है, अगर कैपिलरी होगा तभी एक्ट करेगा। अपन बात करें कैपिलरी की, दूसरी कंडीशन ले नहीं रहे, ठीक है। अपन का डायग्राम देखिए, कैपिलरी की बात हो रही है तो कैपिलरी की बात कर रहे हैं अपन। जीरो कब होगा? कि जब आपका, नवीन, जीरो कब होगा? कि जब आपका कैपिलरी जोन ना हो, वाटर टेबल यहाँ पे हो। तो पानी जहां से होगा, पानी तो एक्सर्ट कर रहा है, क्या मतलब? वाटर जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, वाटर जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर किसके ऊपर सर? सॉइल मॉलिक्यूल के और सॉइल मास के ऊपर, इसी को बोलते हैं पोर प्रेशर, द वाटर एक्सर्टेड प्रेशर, ठीक है। तो अपन ग्राउंड लेवल की बात करेंगे भाई। अगर देखें कि अगर यहाँ पे कैपिलरी जोन नहीं होता तो पानी कहाँ अवेलेबल है सर? यहाँ से अवेलेबल। तो ऊपर प्रेशर कैसे लगा देगा? पानी लगा ही नहीं सकता। बट अपन बात कर रहे हैं सर कैपिलरी की, जिसमें वाटर कैसा अपर डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट से अगर प्रेशर अपर डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है तो मतलब क्या बोलेंगे? अपर मतलब एच माइनस एच गामा डब्ल्यू फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो सर देखिए, माइनस एच डब्ल्यू क्या है? Z1 है ना, तो क्या लिख दिया? माइनस का Z1 गामा डब्ल्यू। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये पता रहेगा तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार पूछते हैं सर वाटर टेबल बताइए, वाटर टेबल पोर प्रेशर क्या होगा? सर फॉर्मूला तो हमें पता है यार। क्या करना है कि कोई भी एक एक्सिस है, मैं बोल रहा हूं आपको एक्सिस है, ये मैंने बोल दिया ओरिजिन है आपका। भाई ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव, नीचे आओगे तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है, तो वाई ऊपर नेगेटिव होता है, नीचे पॉजिटिव होता है ना आपका।
ठीक है, ऊपर जाओगे नेगेटिव मानना है अपने को। ठीक है, अपने को क्या मानना है, ऊपर जाएंगे नेगेटिव, नीचे आएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए एच गामा डब्ल्यू, इसको छोड़ दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव याद रखिए, ऊपर जाएंगे नेगेटिव, नीचे आएंगे तो अपन पॉजिटिव। वाटर टेबल की बात करें तो फॉर्मूला वही होता है एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। पर क्या यहाँ पे वाटर टेबल की हाइट क्या है सर, इस पॉइंट पे जीरो ही तो है, हाइट ऑफ द वाटर टेबल क्या है, इस पॉइंट पे जीरो है। तो अगर एच की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि पोर वाटर प्रेशर जो होता है वाटर टेबल पे क्या होता है सर, जीरो होता है, जो नवीन कहना चाह रहे हैं बिल्कुल जीरो होता है। अब एक्स एक्स सेक्शन की बात करें तो ये वाटर जिसकी डेप्थ क्या है Z2, ये पूरा का पूरा प्रेशर एक्सर्ट करा इस सेक्शन के ऊपर, तो क्या करेंगे H2 इंटू गामा डब्ल्यू, हाइट कितनी है सर Z2, तो Z2 इंटू गामा डब्ल्यू, ये हो गया आपका थर्ड। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कैपिलरी जोन के अंदर, कैपिलरी कंडीशन के अंदर जो पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बनता है वो अगर आपने देखा हो तो सर कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। डायग्राम देखा है किसी स्टूडेंट ने, किस तरह से बनता है कैपिलरी जोन के अंदर पोर प्रेशर का डायग्राम। वो डायग्राम कहां से बनता है, वो इन रिजल्ट से बनता है। सर कैसे बनता है बताइए, तो देख लीजिए कैसे बनता है, तो बताइए देख लीजिए। ये डायग्राम में आपको बता दिया ऐसा बनता है, कैसे बनता है आप देखिएगा इस डायग्राम को। देखिए बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है। मैंने क्या किया, एक ओरिजिन ले लिया, इसको मैंने बोल दिया क्या है ये जो है आपका वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है आपकी, डन। इस वाटर टेबल के ऊपर एक पॉइंट माना, ये रेफरेंस माना कि इस रेफरेंस है अपना, इसके रेस्पेक्ट में अपन प्लॉटिंग करेंगे। एक पॉइंट माना तो वाटर टेबल के ऊपर से पोर प्रेशर क्या है, तो सर यहां से आपने भी बताया वाटर टेबल पोर प्रेशर जीरो है, तो मैंने जीरो पे एक पॉइंट नोट कर दिया। मतलब यहाँ चल रहे हैं अपन पॉजिटिव की तरफ, यहाँ चलेंगे अपन नेगेटिव की तरफ। कोई आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव की तरफ। तो अगर मैंने पहली कंडीशन ली तो ये कंडीशन क्या शो कर रही है, तो ये कंडीशन शो कर रही है एक वाटर टेबल पोर प्रेशर क्या होगा जीरो, तो मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे जीरो पे। अब क्या देखना है सर, ग्राउंड लेवल पे, तो मैंने बोल दिया कि ये जो है बेटा, मैंने क्या बोल दिया कि ये जो लाइन है बेटा, ये कौन सी लाइन है, तो सर ये आपकी ग्राउंड लेवल है, इसको बोल दिया मैंने ग्राउंड लेवल। एक और मैंने लाइन खींच दी, सर ये कौन सी लाइन है, सर ये आपकी एक्स एक्स सेक्शन है जो कि आपने फाइंड आउट किया है। अब देखिएगा बहुत ही प्यारी तरीके से कहना क्या चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे देखिएगा, ग्राउंड लेवल के ऊपर कितना प्रेशर दिख रहा है सर, नेगेटिव का दिख रहा है, माइनस का Z1 गामा डब्ल्यू नेगेटिव का। तो मुझे इतना तो पता है कि कुछ भी नेगेटिव वैल्यू होगी एक्सिस से पीछे की तरफ नेगेटिव, तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट, डन। ठीक है, ये तो हो गया ग्राउंड लेवल की। तो ग्राउंड लेवल पे सर क्या था, माइनस का Z1 गामा डब्ल्यू था सर, माइनस का Z1 गामा डब्ल्यू था, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपन आ गए। अब देखिए एक्स एक्स सेक्शन पे, इस सेक्शन के ऊपर क्या प्रेशर है सर, पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है तो मतलब एक्सिस से आगे चला जाएगा, कुछ भी होगा पर एक्सिस से आगे जाएगा, वो कितना है सर Z2 गामा डब्ल्यू। ये अपन ने क्या बोला है, ये एक्स एक्स सेक्शन पे हो गया। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो कोई आंसर आता 5 या था माइनस का 5, ये हो गया 0, कुछ भी आ सकता था। अभी अपन ने सिर्फ समझा है एक प्रैक्टिकल तरीके से, जिसमें कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक पॉइंट मिला आपको पॉजिटिव में, तो मैंने बोल दिया सर ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब बेटा करना क्या है, अब इतनी सी बात करनी की, क्या करते हैं हमेशा पॉइंट को जोड़ देते हैं, इसको मीट किया, इसको मीट किया, तो कैसा डायग्राम बन रहा है सर, डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है। तो बिल्कुल यही तो डायग्राम बन रहा है, यही तो डायग्राम बनता है पोर प्रेशर का इन कैपिलरी जोन के अंदर। क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू कितनी है, Z गामा डब्ल्यू, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सिस से पीछे है। ये भी हो गई Z कौन सा, Z1, ये Z2 गामा डब्ल्यू, ये एक्सिस से आगे की तरफ पे, और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। तो कई सारे चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो याद रखिए वाटर टेबल में पोर प्रेशर 0 होता है, और इन कैपिलरी जोन, ये डायग्राम किसका है, केवल सर इन कैपिलरी जोन। याद रखिएगा हमेशा डायग्राम नहीं बनेगा, इन कैपिलरी जोन, अगर कैपिलरी जोन एग्जिस्ट करेगा तभी ये डायग्राम बनेगा। याद रखिएगा नेगेटिव, तो कैपिलरी जोन में हमेशा प्रेशर कैसा होता है सर, नेगेटिव प्रो प्रेशर होता है, नेगेटिव पोर प्रेशर होता है। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को। थम्स अप करिए फास्ट, जल्दी से, जल्दी से स्टूडेंट्स। धनंजय ओके, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से करिए। जितेंद्र ओके क्लियर, बाकी नवीन हो गया आपका, मयंक हो गया, प्रद्युमन हो गए, राजकुमारी हो गए, सभी क्लियर, ओके डन, चलिएगा। तो उसके रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट कर लेंगे चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपना आंसर क्या होगा, नेगेटिव पोर प्रेशर, और इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो कैसा रिलेशनशिप होता है सर, इफेक्टिव का 1/mu होता है, इनवर्स। देख लीजिए यार, पोर प्रेशर अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो इफेक्टिव रिड्यूस होगा, बढ़ेगा। अरे भाई नेगेटिव हो रहा मतलब कम हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ना चाहिए ना,
बढ़ना चाहिए ना, तो रिड्यूस थोड़ी होगा, रिड्यूस थोड़ी होगा। तो कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। क्लियर हुआ सभी को, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 6 के ऊपर बिल्कुल देखिएगा, फास्ट बताइए आंसर, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल गिव यू ओनली 20 सेकंड्स, स्टार्ट करिए। फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, कोहेसिव सॉइल मेथड फॉर ड्रेनेज, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है, कोहेसिव सॉइल के लिए बताइए कौन सा ड्रेनेज मेथड परमिट करते हैं, जल्दी से बताइए। 6 का डी, डी और डी, नवीन, राजकुमारी एंड मयंक का आ गया आंसर डी। बाकी स्टूडेंट्स फास्ट बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड योर टाइम स्टॉप हो गया भाई, स्टॉप हो गया, टाइम ही खत्म हो गया और आंसर आना स्टार्ट हो गया था। देखते हैं, तो भाई इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड जो होता है ये किसके लिए होता है, फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। ठीक है, फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, ड्रेनेज फाइंड आउट करने के लिए। बाकी डीप वेल हो गया, शैलो वेल हो गया, डिचेज और सम हो गया, सब किसी के लिए है सर, ये सभी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है, कोर्स ग्रेन सॉइल के डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने का तरीका है। बिल्कुल सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमिएबल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स। बता रखा है आपको, एक्विक्लूड, एक्विटार्ड, एक्विफ्यूज और एक्वीफर। और साथ में आपको परमिबिलिटी बता रखी है, इसकी परमिबिलिटी कितनी होगी। लास्ट 10 सेकेंड फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड फास्ट। ओके, एंड योर टाइम स्टॉप। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि इनमें से, कहना चाह रहा है क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमेबल, जिसमें से इम्परमेबल, जिसमें से पानी पास नहीं हो, वाटर अलाउड नहीं हो, उसको बोलते हैं इम्परमेबल। तो ग्रेवल में अलाउ था, बिल्कुल, सैंड मिक्सर में अलाउ था, सैंड में अलाउ था, पर क्ले में नहीं था, क्योंकि क्ले क्या होती है सर, क्ले इज द एग्जांपल ऑफ एक्विक्लूड होती है, और एक्विक्लूड आपने बताया था क्या होता है, पोरस होता है, बट पोरस बट इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब वाटर को पास नहीं होने देगा एक्विक्लूड, और एग्जांपल क्या है आपका क्ले, आंसर क्या हो गया डी। और अगर बात करें लेस देन 10 टू द पावर -7 भी बताइए, आपने बताया था कि परमिबिलिटी की वैल्यू सर क्या होगी, लेस देन 10 टू द पावर -7 से क्या कह सकते हैं सर, कह तो ये सकते हैं कि इतनी कम परमिबिलिटी मतलब क्या होगा, एक तरह से इम्परमिएबल हो गया, एक तरह से क्या हो गया, इम्परमिएबल ही कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो आपको डिस्कस करा है स्टार्टिंग में चैप्टर के थ्योरेटिकल वही है, और टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 20 सेकेंड्स, फास्ट करिए, स्टार्ट। एन आर्टिशियन एक्विफर इज वन वेयर, बताइए आर्टिशियन एक्विफर बताइए, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 स्टॉप। देखिए, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दो तरह के एक्विफर बताए थे आपको, एक होता है कन्फाइंड, एक होता है अनकन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब है सर, जब किसी दो इम्परमेबल लेयर के बीच से वाटर को ड्रेन आउट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे सर कन्फाइंड एक्विफर, उसी का नाम होता है आर्टिशियन एक्विफर। सर अनकन्फाइंड क्या होता है, जिसमें एक इम्परमेबल लेयर के ऊपर से वाटर को ड्रेन आउट कर, उसको बोलते हैं नॉन आर्टिशियन एक्विफर। तो दूसरा आर्टिशियन एक्विफर तो बोलते हैं किसको सर, कन्फाइंड एक्विफर को। कन्फाइंड एक्विफर क्या होता है, किसी दो इम्परमेबल लेयर, ये एक लेयर है इम्परमेबल, ये एक लेयर है इम्परमेबल, इसके बीच में से अगर वाटर को ड्रेन आउट करा जा रहा है, डिस्चार्ज क्यों निकाला जा रहा है, इसको बोलते हैं आर्टिशियन एक्विफर, और वी कैन से कन्फाइंड एक्विफर। ठीक है, तो वाटर इज अंडर द प्रेशर बिटवीन दी टू इम्परवियस स्ट्रेटा, किसी दो इम्परवियस स्ट्रेटा या लेयर के बीच से, ये क्या है, यही तो है सर इम्परवियस स्ट्रेटा। इम्परवियस स्ट्रेटा और किसके बने हो सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं रॉक के हो सकते हैं। क्लियर हुआ, यही तो है आपके इम्परवियस स्ट्रेटा। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, फास्ट। ठीक है, जल्दी बताइए, क्लियर, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाँ देखिए परमेबिलिटी की बात कर रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेबल जो आपने पढ़ रखी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई विल गिव यू ओनली 20 सेकेंड्स, स्टार्ट। If the permeability of a soil is 0.8 mm per second, बेटा mm per second, the type of soil is, the type of soil is, जल्दी से बताइएगा, mm per second, the type of soil is, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखिएगा mm में गिवन है, सबसे पहले तो mm को किस में कन्वर्ट करेंगे सर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू पता है वो किस में पता है,
तो सर हमें जो वैल्यू पता है वो पता है सेंटीमीटर के अंदर। किसमें पता है आपको? सेंटीमीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करिए एमएम को सेंटीमीटर में, कितना आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कितना आ रहा है देखिए, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया आपका? 0.08, और वी कैन से 8 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हुआ सभी का, यही हुआ। किसका? जितेंद्र। क्या बोल रहे हैं? 0.8 तो होगा 0.08, तो 0.08 कितना होगा? 8 इंटू 10⁻2। क्लियर सभी को? हाँ, तो अपन ने क्या बोला था कि सर अगर एक से ज्यादा होगा ग्रेवल, एक से लेकर 10⁻³ के बीच में होगा, तो क्या बोलेंगे सर? सैंड होगा। -2 किसके बीच में आ रहा है सर? इसी के बीच में तो आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? सैंड। तो यहाँ पे देखिएगा ये एमएम कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, इसको कन्वर्ट करके किस में करना है सर? सेंटीमीटर में करना है। याद हो गया सभी को? क्या बोल रहे हैं शंकर? एस के नागर क्या कहना चाह रहे हैं? सर ए होगा। ग्रेवल कैसे होगा बेटा? जल्दी से बताइए, ग्रेवल कैसे होगा? अगर आपकी परमेबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर एक से ज्यादा होती तब बोलते ग्रेवल है। अभी क्या है आपका? ग्रेवल नहीं है, ग्रेवल नहीं है। क्लियर हुआ नागर जी? क्लियर हुआ आपको? जल्दी से बताइए फास्ट। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर? नवीन, राजकुमारी, ओके क्लियर, डन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है जो आपने अभी देख रखा है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, आंसर दिएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर, अभी डिस्कस किया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर, जल्दी से बताइए। पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव, what is under tension, capillary pressure is more in coarse grain soil, effective side increase due to capillary zone। बताइए जल्दी से बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नवीन सी, मयंक सी, धनंजय सी, राजकुमारी सी। फास्ट फास्ट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एंड योर टाइम स्टॉप। बिल्कुल सभी का क्लियर हो गया है यार। अभी इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आंसर गलत नहीं आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। बोल रहा है कैपिलरी प्रेशर के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, मतलब फॉल्स है। पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव होता है कैपिलरी जोन में, बिल्कुल होता है सर। माइनस का एच गामा डब्ल्यू होता है, ये तो सही हुआ ना। वो बोल रहा है फॉल्स कौन सा? नॉट ट्रू का मतलब यहां लिख दीजिए, इसका पूछ रहा है वो गलत कौन सा है? फॉल्स। और वी कैन से रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। वाटर इज अंडर टेंशन, बिल्कुल होता है कैपिलरी जोन में, अपवर्ड होगा तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, तभी तो नेगेटिव होता है, तो ये भी सही है। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू कैपिलरी, भाई बिल्कुल सही। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? 1/में u। जब पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होता है उसके अंदर, नेगेटिव हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है, तो है बिल्कुल। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये बात गलत हो गई। कैपिलरी प्रेशर सर फाइन ग्रेन में ज्यादा होगा। जितनी साइज छोटी होगी, जितनी कैपिलरी फ्रिंजेस की साइज छोटी होगी, मतलब जितना पार्टिकल ग्रेन साइज छोटी होगी, उतनी कैपिलरी साइज ज्यादा होगा। पढ़ा था अपन ने, कोलाइडल, फिर क्ले, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल, फिर बोल्डर, कोबल, और फिर बोल्डर। समझ में आया? तो साइज अगर आपकी कम होगी तो कैपिलरी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। साइज के क्या है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कोर्स ग्रेन लिख रहा है, तो कोर्स ग्रेन साइज बड़ी है तो कैपिलरी प्रेशर क्या होगा? कम होगा, मोर नहीं होगा। फाइन ग्रेन में ज्यादा होता है, किसमें होता है सर? फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होता है। फाइन ग्रेन सॉइल में कैपिलरी प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पे लिख रखा है कि कैपिलरी प्रेशर इज मोर, मोर नहीं होगा, ये क्या लिख सकते हैं? लेस होगा इन कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस। कल अपन स्टार्ट करेंगे अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। जो क्वेश्चन है आज आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।